सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ, तुम्हारा गेट क्वालिफाइड हुआ है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप मुझे पीयूष ये बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कुछ अपने बारे में मुझे बताइए, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपका मास्टर्स वगैरह कहाँ से? So basically, I am brought and born and brought up in MN Nagar, which is in Maharashtra. और मैंने अपना BSc MN Nagar कॉलेज से ही किया है और मेरा मास्टर्स मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से किया है और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे बताया कि BSc और MSc आपने किया हुआ है, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये आता है कि आफ्टर 12th क्या होता है कि बहुत से रहता है एक करेंगे IITs में जाएंगे, इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, तो आपने साइंस फील्ड क्यों चूज किया? हाँ, I'm audible, मेरी आवाज आ रही है आपको? या तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आफ्टर 12th क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, बीटेक वगैरह का सोचते हैं कि IITs में जाएंगे, बीटेक करेंगे, अच्छे पैकेजेस लगेंगे, बट आपने BSc लाइन को क्यों चूज किया, साइंस साइड को चूज करके आपने मास्टर्स किया, इसके पर्पस क्या है, मोटिवेशन क्या है? स्टार्टिंग में मैंने सोचा नहीं था कि BSc MSc करना है। स्टार्टिंग एक्चुअली सोचा तो इंजीनियरिंग के लिए था, बट 11th-12th में आके वो पढ़ाई करने का यही छूट गया था, तो मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं था 11th-12th में। एंड ड्यू टू वेरी लो मार्क्स, लो परसेंटेज, मैंने ना BSc चूज किया। एट द मोमेंट जो मुझे टीचर ने गाइड किया कि बोला कि अभी जो ऑप्शन है BSc इज द बेस्ट ऑप्शन, गो थ्रू इट, क्योंकि तुम्हें साइंस में ही जाना है तो BSc इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने BSc चूज किया, फिर BSc किया, फिर ऑफकोर्स मुझे लगा कि अभी जाना तो BSc करके मुझे लगा रिसर्च में जा सकते हैं, तो मैंने MSc किया, फिर रिसर्च में जाने और एक तो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स था सब्जेक्ट मेरा पास और इंटरेस्ट का, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि बाय द एंड ऑफ BSc कि मुझे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स मुझे करना है। ओके, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, अच्छा लगा मुझे सुन के। तो जैसे आपका ये क्वालिफाइड हुआ है, तो मुझे आप ये बताइए, इसमें आपका सेल्फ स्टडी रहा है या आपने कहीं से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, क्या रहा है? आपने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है, किसी इंस्टीट्यूट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है क्वालिफिकेशन? तो स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ स्टडी से शुरू किया था, बट फिर मुझे सिर्फ गाइडेंस और ये टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट, ऐसा लग रहा था कि टीचर से कोई टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो, क्योंकि मैंने ना MSc में शुरू नहीं किया था गेट पे, मैंने MSc के बाद किया था। तो वो एक होता है कि हमें जिसका जो कांटेक्ट रहता है वो छूट जाता है, गाइडेंस छूट जाता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं रहता है, तो फिर उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया बाद में। तो फिर कोचिंग किया, आई डिड फॉर 6 मंथ्स। लास्ट ईयर ही मैंने ज्वाइन किया था एंड कोचिंग करने के बाद मैंने जब गेट अटेम्प्ट किया मेरा क्लियर हो गया। ओके, सो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, कहाँ से ज्वाइन किया था आपने? मैंने IFS ज्वाइन किया था। IFS ज्वाइन किया, मैंने ओके, कंप्लीटेड। मैंने उनके पहले ये YouTube वीडियोस देख रहा था, तो मुझे अच्छा लगे, देन आई ऑप्टेड फॉर ऑफलाइन कोचिंग। ओके, गुड, वेरी गुड। तो आपने बोला कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया बिकॉज सेल्फ स्टडी कर रहे थे, बट जैसे आपने बोला कि गाइडेंस की जरूरत होती है हमें कभी भी, और एक एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी जरूरत होती है, क्योंकि हमें ये होता है आपको क्रैक करना है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो आपका क्या जर्नी रहा, क्या आपको प्रिपरेशन के दौरान कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी, स्ट्रगल थोड़ा सा बताइए आपका, इस जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब से क्वालिफिकेशन तक देखिए क्या आपको चीजें फेस करनी पड़ी थोड़ा सा प्रिपरेशन के दौरान? तो स्टार्टिंग में तो बेसिकली मैं MN नगर से महाराष्ट्र में, और मुझे पुणे रिलोकेट होना था क्योंकि मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना था, तो वो पुणे में था सेंटर, जो क्लोजेस्ट जो था सेंटर IFS का वो पुणे में था, तो मुझे पुणे रिलोकेट होना पड़ा। तो वो पुणे में सब कुछ मैनेज करना खुद से, जो हम घर पे हम ग्रांटेड लेते कि हर एक चीज, हम बाकी सारी चीजें घर के लोग करते हैं हमारे, वो हमें खुद आके यहाँ पे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये बहुत सारी चीजें मैनेज करनी रहती है, स्टे मैनेज करना है, घर का खाना मैनेज करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी मैनेज करनी रहती है, अदर देन द क्लासेस दैट यू अटेंड। बिल्कुल सही बोला आपने, चीज करनी है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा लगा। कंफर्ट जोन से हमें निकलना पड़ेगा, तभी हम वो चीज अचीव कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं उसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ना मैं सीधे मूव करता हूँ आपका एक स्ट्रेटजी प्लान पे, राइट? जैसे हमारा जो एग्जाम है गेट फिजिक्स का, तो इसको क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? कौन कौन से टॉपिक्स को आपने प्रेफरेंस ज्यादा दी, और क्या आपने 100% सिलेबस कंप्लीट किया या आपने कुछ टॉपिक को स्किप भी किया? ये ऑडियंस को बहुत जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम ज्यादा मेहनत करें और कौन से टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं। आपने क्या किया मुझे बताइए।
फर्स्ट इज ऑनेस्टली मैं आई विल टेल यू दैट मैंने 50 to 60% की सिलेबस किया था, और उसमें ऐसा नहीं कि 60% सिलेबस का मतलब कि मैंने 6 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट नहीं थे। और 50 to 60 सिलेबस मतलब कि ऐसा कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो हर एक सब्जेक्ट से बहुत इजी होते आ भी सकते क्वेश्चन में। तो मैं फर्स्ट 6 सब्जेक्ट्स करता हूँ, 4 सब्जेक्ट्स एंड 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करता हूँ, या मे बी इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट को छोड़ देता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स की इजी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मिस हो जाएगा मेरा। तो बस मैंने क्या किया कि 50 to 60% मैं बोल रहा हूँ ऐसे कि हर एक सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड बहुत सारे इजी कंसेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स है ना, वो मैंने अच्छे से कर लिया। तो इन दैट वे कि मैंने ना हर सब्जेक्ट में से थोड़ा थोड़ा किया। ऑफ कोर्स बहुत सारे टॉपिक्स छोड़े भी, बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स है जो बहुत टाइम लगता है या फिर उसके क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं, तो वो ऑफ कोर्स मैंने नहीं किए फॉरगेट। तो मतलब आपका ये कहना है, जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एग्जाम क्रैक करने के लिए 100% करने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको फिल्टर करना पड़ेगा चीजों को, है ना? आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप 100% के पीछे भागोगे तो जरूरी नहीं आपका एग्जाम निकल जाए, है ना? बहुत अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने कि आपने 50-60% किया, वो उसको अच्छे से किया, आपने एग्जाम की डिमांड को समझा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को किया, राइट? जैसे आप बोल रहे हो कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स, हम बोले इलेक्ट्रॉनिक्स है, न्यूक्लियर है, एटॉमिक है, अगर हम इनको कर भी लेंगे ना तो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और हम स्किप करके जाएंगे तो ठीक है, स्किप कर सकते हो, बट मुझे लगता है इस टॉपिक स्किप नहीं करने चाहिए, बिकॉज आप मेजर टॉपिक अगर करते हो वहां से जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन फंस जाए, आप बना पाए, बट इन टॉपिक से आप क्वेश्चन अगर करके जाओगे तो क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन अच्छा है। तो आपने बोला कि सर हमें 50-60% सिलेबस किया, 100% नहीं किया। तो अभी मैं सभी ऑडियंस को बता रहा हूँ, जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 100% करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 60 करें, 70 करें, बट उसको आप बेहतरीन तरीके से करें और अपने आप को सेलेक्टिव बनाएं, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हमें छोड़ना नहीं। तो मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के दौरान आपने जैसे लेक्चर्स देखे होंगे, अच्छी बात है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, बट ये बताइए मुझे कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंट रहता है, प्रैक्टिस कितना रोल प्ले करती है और रिवीजन कितना ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में, ये बताइए। तो मतलब कि हमने अगर सब पढ़ा भी है और हम डायरेक्ट एग्जाम देने गए तो ऐसा बोल नहीं सकते कि, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो हो ही नहीं पाता है। वो हमें जो जो रहता है ना कि अलग स्किल सेट लगता है कि एक एग्जाम क्लियर करना, एक 3 घंटे बैठ के कोई एग्जाम क्लियर करना रादर देन जस्ट पढ़ाई और असाइनमेंट करना। तो हमें 3 घंटे बैठ के अंडर प्रेशर हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही लगता है। तो कोई मॉक टेस्ट सीरीज हम देते हैं, तो मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, तो उसमें हमें वो भी है ना, एक टाइम लिमिट रख के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। उससे प्रैक्टिस होता है कि अगर एग्जाम में अगर हमें 3 घंटे कंटिन्यूसली बैठना है तो विदाउट लूजिंग फोकस, विदाउट मिसिंग समथिंग, विदाउट मेकिंग एनी सिली मिस्टेक्स हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी में, प्रेशर में, डर लगता है, कुछ बहुत कुछ हो जाता है। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि टेस्ट सीरीज मैंने सर लगाया था, तो जैसे पीयूष ने भी टेस्ट सीरीज लगाया, और हमें पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो टेस्ट सीरीज के बिना तो आप एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा पीयूष आप बताइए ऑडियंस को, हमारी आपके थ्रू जानना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस रहता है किसी भी प्रिपरेशन में, और हमें क्यों लगाना चाहिए टेस्ट सीरीज। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ना स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिर्फ पढ़ के सब कुछ पढ़ के कुछ नहीं होगा। अगर आप स्ट्रैटेजाइज नहीं करेंगे तुम आप कैसे पेपर सॉल्व करना है, तो तब तक पेपर क्लियर नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास पेपर आया, हमने ना स्टार्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो ठीक है, स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं, देन 1 मार्क, देन 2 मार्क। तो क्या होता है कि 1 मार्क 2 मार्क कर लेते हैं कुछ हम क्वेश्चंस, फिर जब तक 2 मार्क वाले हार्ड क्वेश्चंस पे आते हैं तब हमारा सारा मेंटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो वो टेस्ट सीरीज देने के बाद समझा कि नहीं, पहले हमें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस करने चाहिए, 2 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, फिर देन कम टू द इजी क्वेश्चन। बिकॉज जब हमारा मेंटल कैपेसिटी कम हो गया रहेगा आफ्टर 1 or 2 hours, हम इजी क्वेश्चन तो कर सकते हैं बट हार्ड क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो वो ट्राई करके हमें स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो वो टेस्ट सीरीज से हमें वो समझता है कि हमको क्या सूट करता है, तो हमारे बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो मैं पीयूष के जवाब को अगर कंक्लूड करूं शॉर्ट में, तो पीयूष ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एनालाइज करना है कि आप कितने बेहतर हो, आपको कितना आता है, आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हो, तो आपको ये कोई और नहीं बता सकता, ये आप अपने आप से एनालाइज करेंगे, और वो चीज सिर्फ टेस्ट सीरीज से हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला कि हमें मेंटल प्रेशर हैंडल करना, एक स्ट्रेटजी, अगर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है कि एग्जामिनेशन हॉल में मुझे सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करना है,
तो ये आपको टेस्ट सीरीज ही बताएगा। अगर आप रैंडमली एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो 100% श्योर है कि प्रेशर आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपको आता बहुत कुछ है बट आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसे पीयूष ने भी टेस्ट सीरीज लगाया था, इसलिए उनका आज एक यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो पीयूष मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आगे के प्लान्स क्या हैं और आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप अभी आगे के प्लान्स क्या है, आपके आगे क्या करना है आपको उसका, और दूसरा ऑडियंस के लिए शॉर्ट मैसेज क्या रहेगा? तो बेसिकली मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो आई वांट माय ऑल ऑप्शंस, लाइक मुझे ज्यादा ऑप्शंस चाहिए। तो आई एम फोकसिंग करंटली ऑन, आई हैव अटेम्प्टेड सेट एंड आई हैव अटेम्प्टेड सीएसआर नेट, सॉरी आई हैव प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआर नेट, वो है। And after that I will apply to I'm looking for applying to IUCAA, NCRA, ARIES, Indian Astronomy Association। गुड गुड, मतलब आपका एस्ट्रोनॉमी में तो हाँ, अच्छी बात है, गुड। दूसरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। मतलब कि पूरा अगर सिर्फ एक वर्ड में if I try to summarize, तो कंसिस्टेंसी। मतलब आप अगर एक दिन भी पढ़ नहीं पाते, मतलब एक दो अगर नहीं पढ़ाई हो रही तो बस 1-2 घंटा भी पढ़ो, बस बुक को मतलब छोड़ो मत। मेरे को बहुत अच्छी बात बोली तुमने लास्ट में, एक वर्ड में बहुत बढ़िया बात बोल दी कि कंसिस्टेंसी इज द की। जैसे हमें पता, मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चर्स में, आपको छोड़ना नहीं है यार। भले आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, मैं ये नहीं कहता 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, बट आपको कंसिस्टेंस रहना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो अच्छा लगा पीयूष आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।